हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग अल्कीन लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में हम लोगों ने डिस्कस करा हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में भी एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो फर्स्ट वन इज द ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो ये ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन क्या है? ओजोनोलाइसिस, ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन क्या है? द एडिशन ऑफ ओजोन इन अल्कीन फॉर्म ओजोनाइट फॉलोड विद डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइट इज कॉल्ड ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस क्या है? तो व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ? तो विथ ओजोन, with ozone gives initial ozonite which is unstable, get spontaneously decomposed into stable ozonite. When ozonite मतलब वो बेसिकली स्टेबल ozonite, when ozonite is treated with zinc in H2O solution, get decomposed, then ozonite get decomposed into carbonyl compound. Carbonyl compound means carbonyl compound that is aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone. This whole process is called ओजोनोलाइसिस। तो वजह ओजोनोलाइसिस क्या है? तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते ओजोन के साथ, तो पहले इनिशियल ओजोनाइड फॉर्म करता है और ये इनिशियल ओजोनाइड स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप डिकम्पोज कर जाता है स्टेबल ओजोनाइड में। और जब ओजोनाइड को हम ट्रीट करते हैं ZnH2O के साथ, तो ओजोनाइड क्या होती है? तो डिकम्पोज कर जाती है कार्बोनाइल कंपाउंड में, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन में। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनलाइसिस। मतलब ऑब्वियसली पहले स्टेप में क्या होगा? तो अगर आपने कोई अल्कीन ले ली है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? तो यदि हम अल्कीन को, अगर हमारे पास अल्कीन है, ये अगर हमारे पास अल्कीन है, इसे हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर हम इसे ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेसी, अगर इसे हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराते तो ये पहले क्या देता है? यहाँ पर ऑब्वियसली पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। ऑब्वियसली ओजोन मतलब क्या है? तो ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ओजोन मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जगह पर हम लोग कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड की। मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर हम लोग देते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और डोनर एटम के ऊपर प्लस, एक्सेप्टर के ऊपर माइनस। तो बेसिक यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है इसकी, क्योंकि ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगी। तो ये क्या होगा? तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इससे बॉन्ड करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पर इससे बॉन्ड करता है, ये पाई बॉन्ड डिकम्पोज कर जाता है।
ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, जैसे ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर आई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई है, इसे जाकर बॉन्ड कर जाएगा, मतलब ये फॉर्म करता है इनिशियल ओजोनाइड। ये फॉर्म कर देता है क्या, इनिशियल ओजोनाइड। ये फॉर्म कर देता है इनिशियल ओजोनाइड। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं ओजोन के साथ, तो ये पहले फॉर्म करता है इनिशियल ओजोनाइड। इनिशियल ओजोनाइड ये फॉर्म करता है क्या, इनिशियल ओजोनाइड। अब ये इनिशियल ओजोनाइड जो होती है ये रीअरेंज करती है। ये इनिशियल ओजोनाइड क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर करके ये अपने आप टूट जाता और ये फॉर्म करता है स्टेबल ओजोनाइड। ये ओजोनाइड फॉर्म करता है, दिस वन फॉर दिस ओजोनाइड, ये स्टेबल ओजोनाइड है। तो ये जो इनिशियल ओजोनाइड थी ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज करके किसमें चेंज कर जाता है, स्टेबल ओजोनाइड। स्टेबल ओजोनाइड। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते ओजोन के साथ, जब अल्कीन को हमने ट्रीट करा किसके साथ, ओजोन के साथ, तो ये पहले क्या फॉर्म किया, तो इनिशियल ओजोनाइड। और ये इनिशियल ओजोनाइड स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप ब्रेकअप कर जाता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन परऑक्सी बॉन्ड है, ये ब्रेकअप कर जाता है, परऑक्सी बॉन्ड है, ब्रेकअप कर जाता है और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लोज हो जाती है और फॉर्म कर देता है ये स्टेबल ओजोनाइड। ये अनस्टेबल है क्योंकि इसमें परऑक्सी बॉन्ड है, परऑक्सी बॉन्ड है, परऑक्सी बॉन्ड बिग बॉन्ड होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। तो ये इनिशियल ओजोनाइड ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियसली चेंज कर गया किसमें, तो स्टेबल ओजोनाइड में। ये स्टेप फर्स्ट हुई, ये आपका क्या स्टेप फर्स्ट। अब जब ये स्टेबल ओजोनाइड फॉर्म हुई है, ये जो स्टेबल ओजोनाइड फॉर्म हुई, ये जो स्टेबल ओजोनाइड फॉर्म हुई है, इसे अगर हम ट्रीट करा देते हैं ZnH2O के साथ, इसे अगर हम ट्रीट करा देते हैं ZnH2O के साथ, मतलब जिंक के साथ इन एक्वस सोल्यूशन, तो क्या होता, तो ये ओजोनाइड, ये जो ओजोनाइड है वह टूट जाता है। ये ओजोनाइड ऑब्वियसली डिकम्पोज कर जाता है किसमें, तो कार्बोनल कंपाउंड, मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो कहते हैं, ये कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, प्लस ऑब्वियसली ये कार्बन जो कहते हैं ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ये कार्बन ये बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया, दिस वन। तो ये फॉर्म कर दिया क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनलाइसिस। तो ओजोनलाइसिस क्या है, तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं ओजोन के साथ, तो पहले इनिशियल ओजोनाइड फॉर्म करता है जो कि अनस्टेबल होती है, स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज करके स्टेबल ओजोनाइड देता है। और जब इस ओजोनाइड को हम ट्रीट करते हैं ZnH2O के साथ, तो ये देता क्या, तो कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनलाइसिस। ये पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओजोनलाइसिस किया जाता है। तो ओजोनलाइसिस एक्चुअली करी जाती है टू लोकेट डबल बॉन्ड इन अल्कीन। अल्कीन में कहाँ कहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसे पता करने के लिए ही बेसिकली ओजोनलाइसिस करी जाती है। तो ओजोनलाइसिस आपसे पूछा जाए कि ओजोनलाइसिस मींस क्या, द एडिशन ऑफ ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन क्या है, द एडिशन ऑफ ओजोन इन अल्कीन फॉलोड विथ डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड इज कॉल्ड ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस मींस एडिशन ऑफ ओजोन इन अल्कीन फॉलोड विथ डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड इज कॉल्ड ओजोनलाइसिस। मतलब इस होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओजोनलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब ओजोनलाइसिस में क्या होगी, दैट इज ऑब्वियसली यदि हमारे पास ये अल्कीन है, यदि हमारे पास अल्कीन है और इसे अगर हम ट्रीट करा दें फर्स्ट वन ओजोन के साथ और सेकेंड वन ZnH2O के साथ, तो क्या होगी, तो यहां से डबल बॉन्ड को काट दीजिए और काटने के बाद दोनों तरफ से एक एक ऑक्सीजन पेस्ट कर दीजिए। मतलब यहां से बीच से खत सा काटिए और यहां पर क्या कर दिए, ऑक्सीजन पेस्ट कर दिए, ऑक्सीजन को चिपका दीजिए ऑब्वियसली। तो यहां से बीच से काट कर इधर भी एक ऑक्सीजन चिपका दीजिए, इधर भी एक ऑक्सीजन चिपका दीजिए, दिस वन। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ओजोनलाइसिस। तो पहले अल्कीन को हमने ट्रीट कराया ओजोन के साथ और फॉर्म हुआ इनिशियल ओजोनाइड जो स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर करके स्टेबल ओजोनाइड फॉर्म किया। और उस स्टेबल ओजोनाइड को अगर हमने ट्रीट करा ZnH2O के साथ, तो जो स्टेबल ओजोनाइड थी वो भी डिकम्पोज कर गई
किस में? तो कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये होल जो प्रोसेस है कहलाता ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। ये पूरी जो प्रोसेस हुई, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है? ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएंगी? ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो बाय ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, अल्कीन की ओजोनलाइसिस से वी कैन, हम लोग कर सकते, वी कैन लोकेट मतलब पता कर सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वी कैन लोकेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन। तो ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन से, जब अल्कीन की आप ओजोनलाइसिस करेंगे तो ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन से आप अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोकेट कर सकते, पता कर सकते हैं कि कहां कहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, राइट प्रोडक्ट्स, ओजोनलाइसिस, राइट ओजोनलाइसिस प्रोडक्ट in following reactions, करें इन सारे का ओजोनलाइसिस प्रोडक्ट आप बताइए। फर्स्ट वन, यदि हमारे पास है CH3, CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH3, अगर हम इसकी ओजोनलाइसिस करें मतलब O3 और सेकेंड वन ZnH2, तो क्या हो? तो ऑब्वियसली ये ओजोन फिर ZnH2 ऑब्वियसली, तो जब अल्कीन को ट्रीट करते ओजोन के साथ तो फॉर्म करता ओजोनाइट, और जब उसको ZnH2 के साथ ट्रीट करते तो ओजोनाइट को डिकम्पोज करता, रिड्यूस कर देता है। जिंक एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ओजोनाइट को इलेक्ट्रॉन देता है और वो रिड्यूस हो जाती है। तो ओवरऑल होती क्या है? तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप? तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? तो ये डबल बॉन्ड है, इसको बीच में से क्या करिए तो काट दीजिए खचाक, और दोनों साइड क्या करें? ऑक्सीजन पेस्ट कर दिए। तो ये आपको जगह CH3, ये आपका CH3C, ये H, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस यहाँ से B से काट दिए, है ना, B से इधर, यहाँ से B से काट दीजिए, इधर भी ऑक्सीजन पेस्ट कर दिए, इधर भी ऑक्सीजन पेस्ट कर दिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, ये H, ये CH3 प्लस ऑब्वियसली ZnO, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गई? ये ऑब्वियसली जब आप इस ब्यूट-2 को ओजोनलाइसिस करें, तो अगर 1 मोल ब्यूट-2 को ओजोनलाइसिस करेंगे तो ये 2 मोल एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगी, जिससे CH3CHO। ये एक्चुअली क्या है? इट इज बेसिकली CH3CHO। ये क्या है? तो ये CH3CHO है। ये क्या है? तो ये CH3CHO, 2 मोल CH3CHO फॉर्म होंगे, प्लस ऑब्वियसली जिंक ऑक्साइड प्लस ZnO, है ना। यहाँ ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, एक तो इस कार्बन के साथ गया ऑक्सीजन, एक इस कार्बन के साथ गया और एक जिंक के साथ चला गया, तो ऑब्वियसली ZnO। इसे हम रिडक्टिव ओजोनलाइसिस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ओजोनाइड को, इसलिए इसे हम लोग रिडक्टिव ओजोनलाइसिस भी कहते हैं। नाउ सेकेंड वन, यदि सपोज है आपके पास ये CH3, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH3, और अगर इसे हम ट्रीट कर दे व्हाट, तो फर्स्ट वन O3 एंड सेकेंड वन ZnH2O के साथ, तो क्या होगी? तो बेसिक यहां पर ये ओजोनलाइसिस का रिएजेंट है, एडिशन ऑफ ओजोन फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड बाय ZnH2O, ये क्या कहलाएगा? ओजोनलाइसिस। इसमें प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? तो B से डबल बॉन्ड को काट दीजिए और दोनों साइड क्या करें तो ऑक्सीजन पेस्ट कर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? तो ये CH3C, ये H, ये डबल बॉन्ड O प्लस ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड C, ये H, ये CH3, ये फॉर्म हो जाएगी प्रोडक्ट। उसी तरह से थर्ड वन, यदि हम लोग ले लेते हैं ये वाट, तो ये हमारे पास CH3 है, ये C है, ये अगर हमारे पास CH3 है, ये डबल बॉन्ड है C है, ये H है, ये C है, ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, ये C है, ये H है, ये H है। अरे हम इसकी ओजोनलाइसिस करा दें, मतलब पहले ओजोन
फिर जो ओजोनाइड फॉर्म इसे रिड्यूस कर दीजिए Zn2O से। जिंक ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ओजोनाइड को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली जिंक तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, लेकिन ओजोनाइड क्या होगी तो रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। तो यहां पर क्या होंगी, तो प्रोडक्ट कैसे लिखिएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड को काट दीजिए, यहां डबल बॉन्ड को काट दीजिए, और यहां काटने के बाद दोनों साइड क्या करिए, एक एक ऑक्सीजन को पेस्ट कर दीजिए। मतलब ये प्रोडक्ट क्या बन जाएंगी, तो CH3, ये C, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O प्लस, है ना, यहां पर काट करके ऑक्सीजन पेस्ट कर दिए। यहां भी क्या करिए, तो ये आपका कार्बन है, ये H है, और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां भी ऑक्सीजन एक पेस्ट कर दीजिए। ये आपका C है, ये CH3 है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया प्लस, यहां क्या हो गया, तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये H है, ये H है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, है ना। तो ये इस अल्कीन के ओजोनलाइसिस कराएं तो ये 1 मोल एसीटोन, और एक ये प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, दिस, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये अल्कीन है, दिस वन, ये ACH3, और इसकी हम लोग ओजोनलाइसिस कराते हैं, मतलब ओजोन Zn2, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, तो बीच में से क्या करेंगे, तो डबल बॉन्ड को काट देंगे, और दोनों साइड क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन पेस्ट कर देंगे, दिस वन, ये हो गई, यहां पर CH3 हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो गई ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ये है, ये यहां पर कार्बन है ना, ये आपका क्या कार्बन है, एक हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रही है नहीं, मतलब ये हाइड्रोजन है, और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये है दिस वन, ये है जी, यहां डबल बॉन्ड है, और इसे हम लोग ट्रीट करा दें, फर्स्ट वन O3 एंड सेकेंड वन Zn2, तो ये क्या होगी, यहां बीच में से काट दीजिए, तो बीच में से अगर काट देंगे तो करेंगे क्या, तो रिडक्टिव, मतलब ओजोनलाइसिस में क्या करते, तो बीच में से डबल बॉन्ड को काट करके यहां पर ऑक्सीजन डाल देंगे, दिस, ये प्रोडक्ट फॉर्म। तो इस तरह से करते हैं, ध्यान रखेंगे। नोट, जो 2 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड होती है, ऑब्वियसली जो डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड 2 तरह की होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड 2 टाइप होती है, एक होती है रिडक्टिव, और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव। एक होती है रिडक्टिव, एक होती है रिडक्टिव, और रिडक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड, रिडक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड, रिडक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड, और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड। तो 2 तरह की डिकम्पोजिशन होती है, एक ऑक्सीडेटिव होती है, दूसरी रिडक्टिव होती है। ऑक्सीडेटिव ऑब्वियसली जनरली करीड आउट विथ Zn2। जो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस होती है, मतलब जो रिडक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड होती है, वो Zn2। जिंक क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ओजोनाइड को, और उसे तोड़ देता है। मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके ओजोनाइड को देगा, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई स्पेसीज अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है तो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, मतलब दूसरा रिड्यूस कर जाएगा। तो जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जिंक क्या करता है, तो ओजोनाइड को रिड्यूस कर देता है, किस में, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो अगर
ओजोनाइड को डिकम्पोज कराते हैं ZnH2O से, तो ये क्या कहलाता, तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। और दूसरी है ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड, जैसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। ये जनरली कैरिड आउट विथ हार्डन पेरोक्साइड H2O2। ये जनरली करी जाती है किसके द्वारा, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ध्यान रखेंगे जो डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड है वह एक होती है ऑक्सीडेटिव और दूसरी होती है रिडक्टिव। एक रिडक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड और दूसरी ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड। जो रिडक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड किसके द्वारा, तो ZnH2O। जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है, तो जिंक अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी, खुद की बढ़ जाएगी। तो एक ऐसी स्पेशीज जो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर घटा दे वो क्या कहलाएगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑब्वियसली जिंक क्या है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो ये जब हम ओजोनाइड को डिकम्पोज कराते हैं बाय ZnH2O तो वो कहलाती है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। और जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं H2O2 द्वारा, तो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाता है, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। लेकिन जब हम ओजोनलाइसिस बोलते हैं, यदि कहीं भी ओजोनलाइसिस सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। तो ध्यान रखेंगे नोट कि व्हेन वी कॉल, जब हम लोग बुलाएंगे ओजोनलाइसिस, इसका मतलब क्या होगा, व्हेन वी कॉल, जब हम कभी भी बुलाएंगे, वी कॉल ओजोनलाइसिस, इट इम्प्लाई, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, तो इट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या, इट इम्प्लाई रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस मतलब दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड बाई ZnH2। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग ओजोनलाइसिस कहेंगे इसका मतलब क्या होगा, तो रिडक्टिव, इसका मतलब क्या होगा, तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस होगा, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनलाइसिस होगा। तो हम लोग अब देखेंगे कि जब रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराएंगे तब कैसा प्रोडक्ट बनेगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस कराएंगे तब कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे यदि हम लोग ले लेते हैं ये CH3 है, ये C है, ये H है, ये डबल बॉन्ड C है, ये H है। ऑब्वियसली अगर यहां पर हम लोग रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराते हैं, मतलब यहां पर O3 और ZnH2, ध्यान दीजिए जब भी ओजोनलाइसिस लिखा रहेगा इसका मतलब यही समझिएगा। तो जब रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर आप डबल बॉन्ड को सीधे काट देंगे और दोनों साइड क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन को पेस्ट कर देंगे, मतलब CH3, ये C, ये H, यहां पर डबल बॉन्ड O हो गई, ये O डबल बॉन्ड C, ऑब्वियसली ये H, मतलब 1 मोल एस्टाल्डिहाइड और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगी। लेकिन अगर आप इसमें ये ले लीजिए, यहां पर अगर आप ले लीजिए फर्स्ट वन इज ओजोन और दूसरा में H2O2, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए अल्कीन कॉन्टेनिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज कर जाती है, मतलब यहां प्रोडक्ट क्या बन जाती है, तो ये CH3 बन जाएंगी, CH3 ऑब्वियसली पहले तो काट करके क्या करिए, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल दीजिए सेम टू सेम ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली कैसे, जस्ट लाइक रिडक्टिव ओजोनलाइसिस की तरह यहां पर क्या करें, तो डबल बॉन्ड को काट करके और दोनों साइड में ऑक्सीजन पेस्ट कर दिए, ऑक्सीजन चिपका दीजिए। लेकिन यदि यहां पर हाइड्रोजन है, यदि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब ये COH हो जाता है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हो जाएगी, तो ऑक्सीजन मतलब COH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा, ये अंतर है। अब लेकिन इसमें भी ध्यान रखें, ये तो आपका एसिटिक एसिड, ये आपका क्या हो गया, तो ये एसिटिक एसिड CH3 C⋅H हो गई है ना, ये CH3 C⋅H। लेकिन अगर एक ही कार्बन पर 2 H होता है तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होगा। एक ही कार्बन पर अगर 2 OH होगा तो ये अनस्टेबल होगा। तो ये क्या होंगी, तो अगर एक ही कार्बन पर 2 H है तो अनस्टेबल है, ये क्या होंगे, तो यहाँ से वाटर मोलिकुल, ऑब्वियसली यहाँ से वाटर मोलिकुल की रिमूव हो जाएगी, मतलब यहाँ से H2O निकल जाएगा, मतलब यहाँ से OH, यहाँ से H+ निकल गया, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब CO2 फॉर्म हो गया। उस तरह से और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास CH3C है,
ये CH3 है, C है, ये डबल बॉन्ड है, ये C है, ये H है, ये C है, H है, ये डबल बॉन्ड है, C है, ये H है, ये CH3। अगर ये है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट वन O3 सिंपल जो ओजोनलाइसिस है, ओजोनलाइसिस जब भी से बोले इसका मतलब O3ZnH2 बोली। यदि आपको बोले कि यहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है तब ये यूज करिएगा, लेकिन ये बहुत कम नहीं के बराबर आपको यूज होगा। मेनली यही है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर यहां पर आप करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड को काटेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड को काटेंगे और दोनों साइड क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन पेस्ट कर देंगे। मतलब ये CH3C, ये CH3 हो गई, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ऑब्वियसली ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3 हो गई, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग लिखें कि ये ऑब्वियसली ये फर्स्ट वन इज द O3 और सेकेंड वन इज द ऑब्वियसली H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड को काटेंगे और दोनों साइड ऑक्सीजन पहले पेस्ट करिए। मतलब ये CH3, ये C, ये CH3, ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑब्वियसली अगर इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन होती तो उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती। अब यहाँ पर आइए, यहाँ भी क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड को काट करके दोनों साइड ऑक्सीजन पेस्ट कर देंगे। मतलब ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जस्ट लाइक ऊपर पहले लिख देते हैं, ये ऑब्वियसली प्लस ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि इस कार्बन के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी क्या हो जाती है, तो ऑक्सीडेशन हो जाती है किस्मत OH में। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी किस्मत OH में। ऑब्वियसली ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी किस्मत OH में। तो ये ध्यान रखनी है कि ऑब्वियसली ये क्या दिया, तो ये 1 मोल अल्कीन की, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन ओजोनलाइसिस कराए तो ये ऑक्सीडेटिव में ये फॉर्म हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, दूसरी ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस जनरली हम लोग कहते हैं ZnH2O द्वारा और ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा। लेकिन जब भी हम ओजोनलाइसिस सिंपल बुलाएंगे तो ये O3ZnH2O समझिएगा, O3ZnH2O। तो जब भी सिंपल लिखा रहे कि इसकी ओजोनलाइसिस प्रोडक्ट ये है, मतलब O3ZnH2O है। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट वन बाय epoxidation of alkene, by epoxidation of alkene followed with acid catalyzed hydrolysis, followed with acid catalyzed hydrolysis. तो फर्स्ट वन इज by epoxidation of alkene followed with acid catalyzed hydrolysis. Now second one, oxidation of alkene by cold alkaline chemonophore, by cold alkaline chemonophore solution, that is also called Bayer's reagent. And third one, by hot chemonophore or K2Cr2O solution. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की ऑक्सीडेशन, फर्स्ट वन बाई epoxidation of alkene followed with acid catalyzed hydrolysis, second one by cold alkaline chemonophore solution, and third one by hot chemonophore solution. तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय epoxidation followed with acid catalyzed hydrolysis. तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे epoxidation of alkene, obviously oxidation of alkene by oxidation of alkene by epoxidation
followed with acid catalyzed hydrolysis। तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय विथ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व टू स्टेप्स। इसमें दो स्टेप्स होती है। पहला इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय स्टेप फर्स्ट में इपॉक्सीडेशन मतलब व्हेन इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन तो फर्स्ट वन जो पहली स्टेप होती है दैट इज इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते परऑक्सी एसिड के साथ, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद, जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं विथ परऑक्सी एसिड क्या होती है? जैसे वह कार्बोलिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड होती है। जैसे अगर आपका ये HCOOH ये होती है फॉर्मिक एसिड, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन डाल दें तो ये क्या हो जाएगी? परऑक्सी फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ पर ले लीजिए ये CH3 ये COOH इट इज द एसिटिक एसिड, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें अगर है तो ऑक्सीजन बॉन्ड को कहते हैं परऑक्सी बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड को कहते हैं परऑक्सी बॉन्ड। तो इसे हम कहेंगे परऑक्सी एसिटिक एसिड। तो इट इज द वर्ड, तो परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ तो फॉर्म करता है थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर फॉर्म करता है। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर कॉल्ड कहलाता है इपॉक्साइड और ऑक्सीडेन। इसे हम लोग इपॉक्साइड और ऑक्सीडेन कहते हैं। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, और ये जो प्रोसेस होती है एंड प्रोसेस इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, और ये जो प्रोसेस होती है कहलाती इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ, परऑक्सी एसिड क्या होती है? जिसमें वह कार्बोलिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड परऑक्सी एसिड। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन दे दीजिएगा तो ये परऑक्सी फॉर्मिक एसिड हो जाएगी। ये ऐसे एसिडोलोएच क्या होती है? एसिडोलोएच इज द फॉर्मिक एसिड, एसिडोलोएच इज द फॉर्मिक एसिड, लेकिन यहाँ पर परऑक्सी बॉन्ड आ जाए तो इसे हम कहेंगे परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो जब अल्कीन को ट्रीट करते परऑक्सी एसिड के साथ तो फॉर्म करता 3 मेंबर साइक्लिक ईथर कॉल्ड इपॉक्साइड और ऑक्सीडेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। मतलब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास R है, ये C है, ये RC है, ये H है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। अगर इसे हम ट्रीट कर दें किसके साथ? तो परऑक्सी एसिड के साथ R-COO। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, यदि हमारे पास क्या है तो ये अल्कीन है, ये अगर हमारे पास अल्कीन है, और अगर हम इसे ट्रीट करा दें किसके साथ? तो परऑक्सी एसिड के साथ RCOOH। तो क्या होती है? ऑब्वियसली जो परऑक्सी एसिड की जो ऑक्सीजन होती है, आप जानते हैं परऑक्सी बॉन्ड जो होता है वो बिग बॉन्ड होता है। ये परऑक्सी बॉन्ड ऑब्वियसली बिग बॉन्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या होंगी? तो ये निकल पड़ेंगे, है नहीं? जैसे ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ ऑक्सीजन ये निकल पड़ेंगे और ये फॉर्म कर देता है। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से निकल जाएंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे और ये आकर के इससे बॉन्ड कर जाता है। मतलब ये C ऑब्वियसली ये आपका हो गया दिस वन, ये ऑक्सीजन ये बन जाता है 3 मेंबर साइक्लिक। तो मतलब यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल पड़ती है और ये ऑब्वियसली क्या हो गया? तो ये RCOOH रह जाता है, RCOOH रह जाता है। तो जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ तो ये 3 मेंबर साइक्लिक ईथर बनाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इपॉक्साइड। EIC को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेन। तो जब हम 3 मेंबर जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ तो परऑक्सी एसिड में क्या होती है? ऑक्सीजन बॉन्ड होती है, बिग बॉन्ड होती है। ये क्या होता है? तो ये ब्रेकअप कर जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और ये ऑक्सीजन क्या होता? तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को तोड़ करके
इसे बॉन्ड कर जाता है। तो ये क्या बना दिया, तो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। ये क्या हो, 3 मेंबर, इसमें 1 2 3 मेंबर है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, इसी को हम लोग कहते हैं इपॉक्साइड और ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन, फर्स्ट वन बाय इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्किन फॉलोड विद एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, सेकेंड वन बाय कोल्ड अल्कलाइन अल्किन की ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, तो बाय इपॉक्सीडेशन, उसका एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, दूसरा बाय कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 और तीसरा बाय हॉट KMnO4 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन बाय इपॉक्सीडेशन फॉलोड विद एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें 2 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इज इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्किन। तो जब अल्किन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ, जब अल्किन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ, जब अल्किन को ट्रीट करते हैं तो परऑक्सी एसिड के साथ, तो क्या होती है, तो ऑब्वियसली परऑक्सी एसिड की एक ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती, पाई बॉन्ड को तोड़ करके उसे जाकर बॉन्ड कर देता है और ये फॉर्म कर देता है 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। तो जब अल्किन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ तो फॉर्म करता है 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, फॉर्म करता है 3 मेंबर साइक्लिक ईथर कॉल्ड इपॉक्साइड और ऑक्सीडेंट, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्किन। तो ध्यान रखें, जब अल्किन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड, चाहे परऑक्सी फॉर्मिक एसिड लीजिए या परऑक्सी एसिटिक एसिड लीजिए या परऑक्सी बेंजोइक एसिड लीजिए, तो ये क्या कर देगा, तो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर फॉर्म कर देता है, दैट इज कॉल्ड इपॉक्साइड या ऑक्सीडेंट। अब इस इपॉक्साइड और ऑक्सीडेंट को जब हम एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो फॉर्म करता है विस्नल डायोल। विस्नल डायोल मतलब अगल बगल कार्बन पर 2H ग्रुप आ जाएंगे। नाउ सेकेंड स्टेप इज एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। इसमें दूसरी स्टेप क्या होगी, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस होगी। तो स्टेप सेकेंड ऑब्वियसली इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्किन, मतलब अल्किन को ट्रीट कराते परऑक्सी एसिड के साथ, तो फॉर्म करता 3 मेंबर साइक्लिक ईथर कॉल्ड इपॉक्साइड और ऑक्सीडेंट, एंड प्रोसेस कहलाता है इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्किन। सेकेंड स्टेप इसमें होती है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपॉक्साइड। एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपॉक्साइड, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपॉक्साइड। तो व्हेन इपॉक्साइड इज ट्रीटेड, जब हम इपॉक्साइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो विथ वाटर, विथ H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट मतलब H+, तो क्या होती है, तो जो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर वो ब्रेकअप कर जाता है, तो देता है गिब्स, या कि जब हम इपॉक्साइड को ट्रीट करते हैं H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो एंटी हाइड्रोक्साइन, ऑब्वियसली एंटी हाइड्रोक्साइलेशन टेक प्लेस। तो क्या होती है, तो एंटी हाइड्रोक्साइलेशन या कि गिब्स विस्नल डायोल, गिब्स विस्नल डायोल देता विस्नल डायोल। विस्नल डायोल मतलब अगल बगल कार्बन पर 2 OH आ जाती है। मतलब अगर ये आपका है ये कार्बन, ये ऑब्वियसली ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इट इज द इपॉक्साइड या इसी को हम लोग ऑक्सीडेंट कहते हैं। और इसे अगर हम एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर दें H2H+, तो ये क्या होता है, तो ये फॉर्म कर देता है विस्नल डायोल, मतलब एक कार्बन पर यहां पर OH आ जाए, ये OH, दिस विस्नल मतलब विसिनिटी मतलब अगल बगल कार्बन पर, ये क्या, तो विस्नल डायोल है, ये विस्नल डायोल दे देता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्किन फॉलोड विद एसिड कैटालाइज। तो जब हम इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्किन फॉलोड विद एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होती है, तो हम लोग कहते हैं एंटी हाइड्रोक्साइलेशन हो जाती है। मतलब अगल बगल कार्बन पर 2H जुड़ जाता है, अगल बगल कार्बन पर 2H जुड़ जाता है, अगल बगल कार्बन पर 2H जुड़ जाता है एट एंटी मतलब अपोजिट साइड से। तो 10 इस प्रकार से ओवरऑल हम लोग क्या कहते हैं, 10 ओवरऑल हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल 20 से कि वेन अल्किन इज ट्रीटेड भी, जब अल्किन को हम ट्रीट करते हैं, वेन अल्किन इज ट्रीटेड भी, जब अल्किन को हम ट्रीट करते हैं, वेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ, जब अल्किन को हम ट्रीट करते हैं, वेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ, जब अल्किन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ, वेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ, जब अल्किन को हम ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ परऑक्सी एसिड,
peroxy acid followed with acid, उसके बाद when alkene is treated with peroxy acid followed with, उसके बाद एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद हम एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो क्या होती है, देन एंटी हाइड्रोक्साइलेशन टेक प्लेस, देन एंटी हाइड्रोक्साइलेशन टेक प्लेस। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, इट इज अल्कीन, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो पेरोक्सी एसिड के साथ, पेरोक्सी एसिड के साथ। उसके बाद उसकी जब हम एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो क्या हो जाती है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में तो ऑब्वियसली ये OH अपोजिट चार्ज से जुड़ जाता है। तो ध्यान रखें कि जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं पेरोक्सी एसिड के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस तो क्या होती है, एंटी हाइड्रोक्साइलेशन, एंटी मतलब अपोजिट साइड से दो OH ग्रुप की एडिशन हो जाती है। कि ये होता कैसे, इसकी मैकेनिज्म आप कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, तो ऑब्वियसली स्टेप फर्स्ट में क्या होती है, तो जब आप अल्कीन को ट्रीट करते हैं, ये अल्कीन को अगर आप ट्रीट करते हैं, ये अल्कीन है, इसे आपने ट्रीट करा किसके साथ, तो पेरोक्सी एसिड के साथ। ये R है, ये C डबल बॉन्ड O है, ऑब्वियसली ये आपकी ऑब्वियसली O है, ये O है और ये H है। तो ऑब्वियसली यहां पर अल्कीन में सॉरी पेरोक्सी एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, तो वीक होता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, तो वीक होता है, जिसके कारण क्या होती है, ये बॉन्ड ब्रेकअप कर जाती है, इलेक्ट्रॉन पे इधर आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे इधर आता, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इधर आती है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर गया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन भी होती है, इधर चला जाता है ना। ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है, इधर चला आता है। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है, इस कारण से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हो जाती है, तो ब्रेकअप हो जाती है। मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल आता है H+ के फॉर्म में। तो ये होती क्या, तो ये दिस वन, ये C या हुआ क्या, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, तो ये हो गया R, ये C, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन पे इधर आ गया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो तो ये O-। ऑब्वियसली यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पे इधर गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मतलब पाई बॉन्ड टूट करके इसे जुड़ने गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पे इसे जाकर जुड़ गई। मतलब ऑक्सीजन इधर से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, और साथ साथ इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गई है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच ही लेता है ये। मतलब सिंपल ये बना देता है दिस वन O, ठीक है O। और यहाँ से क्या हो गई, तो H+ निकल गई, RCOO- और H+ मिलकर के क्या हो गया, RCOOH हो गया। तो सिंपल ये क्या हुआ, तो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर बना। मतलब सिंपली ध्यान रखें कि जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं पेरोक्सी एसिड के साथ, तो जो पेरोक्सी बॉन्ड वाली एक ऑक्सीजन है वो ब्रेकअप करके टूट करके इसे जाकर जुड़ जाता है और 3 मेंबर साइक्लिक ईथर देता है। इट इज कॉल्ड इपॉक्साइड और ऑक्सीजन। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इपॉक्साइड और ऑक्सीजन कहते हैं। इट इज कॉल्ड इपॉक्साइड और ऑक्सीजन। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो पेरोक्सी एसिड के साथ, तो क्या होती है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होता है। ये इलेक्ट्रॉन पे इधर गई, जैसे इलेक्ट्रॉन पे इधर गई ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज आया ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड टूट करके इसे जुड़ने गया, जैसे पाई बॉन्ड टूट करके इसे जुड़ने गया ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज देख करके ऑक्सीजन के पास मौजूद लोन पर जो इलेक्ट्रॉन होती है इसे जाकर बॉन्ड कर गई, है ना, बॉन्ड कर गई। लेकिन ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड हो गया हाइपरवैलेंट हो गया, इसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और H+ रिलीज हो जाएगी। तो ये 3 मेंबर साइक्लिक ईथर बनाया। तो पहले स्टेप में जब हम अल्कीन को ट्रीट करा रहे हैं पेरोक्सी एसिड के साथ, तो फॉर्म करा 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, दैट इज कॉल्ड इपॉक्साइड और ऑक्सीजन। और सेकेंड स्टेप में जब इस इपॉक्साइड को एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एंटी हाइड्रोक्साइलेशन हो जाएगी। तो इस 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को यदि हम एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कराएं स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में ये 3 मेंबर साइक्लिक ईथर है, ये 3 मेंबर साइक्लिक ईथर है और इसे हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, पहले H+ के साथ। तो H+ है
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है, इसे आपस में रिएक्शन करके OH प्लस बना देगा, मतलब ये बना देता है, ये C है, ये C है, ये है, ऑब्वियसली O है, ये H है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ये बेसिस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। और ये रिजल्ट क्या करता, तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज आ गई। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, ऑब्वियसली H2 है, H2 में आप जानते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है और इसके पास लोन पेयर भी है। तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर ए भी है, इससे नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। अब ये इन दोनों कार्बन में किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है जहां पर मोर सब्स्टिट्यूएंट होती है। क्यों? क्योंकि जहां पर मोर सब्स्टिट्यूएंट होगी वहां पर रिंग की ओपनिंग ईजियर होगी, मतलब कम एनर्जी लगेगा, कम पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, तो बेसी मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो बेसी मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे बॉन्ड करेगा, ये इधर से टूटेगा, तो ये आपको दे आएगा क्या, तो दिस वन, ये दे देगा आपको C, ऑब्वियसली ये C, ये क्या है, ये आपका OH, ये OH, और ये आपका क्या हो गया, तो OH2 प्लस, ये फॉर्म हो जाता। और फिर क्या होगी, तो यहाँ से H प्लस की बेसी एक कैटलिस्ट जो कंज्यूम हुई यहाँ से रिलीज हो जाती है, OH2 प्लस में से निकल आता है, तो ये फॉर्म हो जाता है क्या, तो ये C, यहाँ पर OH नीचे से है और OH ऊपर से है, मतलब एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, एंटी मतलब अपोजिट साइड से होती है। तो 10 ओवरऑल क्या होगा, 10 इस प्रकार से आप लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अल्कीन है, यदि हमारे पास कोई अल्कीन है, इसे अगर हम ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ, और इसे हम ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होती है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। मतलब ऑब्वियसली एक कार्बन पर OH ऊपर से अटैच होगा और दूसरे नीचे से, तो ये क्या हुई, ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की रीजेंट होगी। तो आपको याद रखना होगा, ये क्या हुई, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ये क्या हो गई, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, ये क्या हुई, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो ध्यान रखेंगे कि जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ फॉलोड विद एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ फॉलोड विद एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, तो क्या हो जाती है, तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, मतलब अपोजिट साइड से 2H ग्रुप क्या होता, तो अल्कीन में जुड़ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको ये बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, जैसे अगर हमारे पास सिस ब्यूटीन है, ये सिस ब्यूटीन है, अगर मान लेते हैं H है, ये C, ये डबल बॉन्ड, ये CH3H है, ये अगर हमारे पास सिस ब्यूटीन है, ये सिस ब्यूटीन अगर इसे हम ट्रीट करा दें किसके साथ, तो ऑब्वियसली परऑक्सी एसिड के साथ, इसे हम ट्रीट करा दें किससे, तो परऑक्सी एसिड मतलब RCOOH के साथ। अब यहाँ पर R लिख रहे हैं, यहाँ पर H भी लिखा रहता, तो परऑक्सी फॉर्मिक एसिड भी हो सकती है, परऑक्सी एसिटिक एसिड भी हो सकती है, परऑक्सी बेंजोइक एसिड भी हो सकती है, एंड सेकेंड वन इज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होती। तो सिस में अगर एंटी एडिशन होती है, आपको मैंने बताया है कि सिस में अगर सिन एडिशन होती तो मेसो कंपाउंड, लेकिन अगर सिस में एंटी एडिशन होती है तो इनांसोमर्स फॉर्म हो जाता। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, इनांसोमर्स। इनांसोमर्स क्या होता है, तो एस्टे स्टीरियोआइसोमर, जो एक दूसरे, दो ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो ऑब्वियसली ये दिस वन, और इसी का एक मिरर इमेज OH, ये C, ये H, ये ऑब्वियसली ये CH3, ये C ऑब्वियसली H ऑब्वियसली ये CH3, ये फॉर्म हो, इट इज द इनांसोमर्स। ये क्या फॉर्म हो गया, तो इनांसोमर्स, ये इनांसोमर्स फॉर्म हो जाता। तो ऑब्वियसली सिस में अगर एंटी एडिशन होती है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पर हो गई, तो ये क्या फॉर्म हो गया, तो इनांसोमर्स। उसी तरह से अगर हमारे पास ट्रांस ब्यूटीन होती है, अगर ये CH3 है, ये C, ये H है, ये C डबल बॉन्ड C, ये CH3 है, ये H है। अगर हमारे पास ट्रांस ब्यूटीन होती, और हमारे पास ट्रांस ब्यूटीन होती, तो अगर ट्रांस ब्यूटीन होती और इसका अगर हम लोग क्या कराते, इसे रिएक्शन कराते किसके साथ, तो परऑक्सी एसिड के साथ RCOOH फॉलोड RCOOH फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, तो क्या हो जाता, तो यहाँ पर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती। क्या होती, तो ये रीजेंट किसके लिए है, तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन रीजेंट है
एंटी हाइड्रोक्साइलेशन के लिए। इट इज अ रिएजेंट फॉर एंटी हाइड्रोक्साइलेशन। ये क्या तो रिएजेंट है किसके लिए? तो एंटी हाइड्रोक्साइलेशन के लिए। तो क्या होगा? तो ट्रांस में अगर एंटी एडिशन होती है मेसो कंपाउंड फॉर्म कर देता है। मेसो कंपाउंड मतलब एक ऐसी कंपाउंड, मेसो कंपाउंड मतलब एक ऐसी कंपाउंड जिसमें कारल कार्बन एटम हो और प्लेनो सिमेट्री हो। मेसो कंपाउंड क्या है? तो ऐसी कंपाउंड जिसमें कारल कार्बन हो और प्लेनो सिमेट्री हो तो वो क्या कहलाता? तो मेसो कंपाउंड। तो ये क्या फॉर्म हो जाएंगी? तो मेसो कंपाउंड। तो मेसो कंपाउंड किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपाउंड जिसमें कारल कार्बन हो और प्लेनो सिमेट्री हो, दैट इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड। तो बेसिस सिस ब्यूटीन में, सिस ब्यूटीन को अगर हम लोग परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन कराए फॉलोड विद एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ क्या हुई? तो एंटी हाइड्रोक्साइलेशन होती है। सिस में आपने जाना कि अगर एंटी एडिशन होती है मतलब यहाँ पर 2 OH ग्रुप जुड़ेगा अपोजिट साइड से, यहाँ पर क्या होगा? तो 2 OH ग्रुप जुटेगा अपोजिट साइड। तो सिस में अगर 2 OH ग्रुप अपोजिट साइड से जुड़ता है तो इनांसोमर्स फॉर्म होती है। इनांसोमर्स मतलब ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। जबकि ट्रांस में अगर एंटी हाइड्रोक्साइलेशन होगी मतलब 2 OH ग्रुप अपोजिट साइड से जुड़ता है तो मेसो कंपाउंड फॉर्म होती है। मेसो कंपाउंड क्या होती? तो एक ऐसी कंपाउंड जिसमें 2 कारल कार्बन एटम मतलब कारल कार्बन हो और उसमें प्लेनो सिमेट्री हो, दैट इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ठीक है, दैट इज द epoxidation of alkene followed with acid catalyzed hydrolysis. It is the oxidation of alkene by, it is the reaction for oxidation of alkene by epoxidation of alkene followed with acid catalyzed hydrolysis. Now second one हम लोग डिस्कस करेंगे oxidation of alkene by cold alkaline chemonophore solution. Now oxidation of alkene by cold alkaline chemonophore solution. Now oxidation of alkene by, now second one, oxidation of alkene by cold alkaline chemonophore solution, by cold alkaline chemonophore solution, cold alkaline chemonophore solution. तो oxidation of alkene by cold alkaline chemonophore solution. तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, cold alkaline chemonophore solution is also called Bayer's reagent. Cold alkaline chemonophore solution, cold alkaline chemonophore solution शॉर्ट में हम लोग लेते हैं chemonophore OH माइनस, chemonophore OH माइनस cold is called, कहलाता क्या है? is called, is also called Bayer's reagent, is also called Bayer's reagent. तो अब हम लोग कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय बेयर्स रिएजेंट। तो कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? तो बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। तो कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन जो होती है एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ऑब्वियसली कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, जो कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन इज अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक माइल्डर मतलब माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब दूसरे में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाने की जो प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू ऑक्सीजन रिलीज capability in alkaline solution, in alkaline solution. तो करा कि कोल्ड, पहली पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन। तो कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन को हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। और कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है और इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू ऑक्सीजन रिलीज कैपेबिलिटी इन अल्कलाइन सोल्यूशन। एक्चुअली जो अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होता है, तो जो केमोनोफोर होती है, ऑब्वियसली केमोनोफोर क्या करता है, ऑब्वियसली इन अल्कलाइन सोल्यूशन में मतलब बेसिक मीडियम में क्या करता, तो ये देता K2O प्लस MnO2 प्लस ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये ऑब्वियसली इसकी जो कलर होती है पर्पल होती है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल मतलब बैगनी। और जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये MnO2 ये ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ, जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ,
तो विथ कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन, विथ कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन, विथ कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन के साथ, देन ऑब्वियसली अल्कीन गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड अल्कीन क्या होती है, तो गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म करता है विस्नल डायोल बाई सिन हाइड्रोक्सिलेशन, तो जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन, देन अल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉर्म करता है विस्नल डायोल बाय सिन हाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है वो सिन हाइड्रोक्सिलेशन होती है। मतलब अगर ये आपके पास अल्कीन है, और आपके पास अल्कीन है और इसे अगर आपने ट्रीट कर दिया किसके साथ, तो बेसिक कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर के साथ, तो बेसिक ये कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर के साथ अगर आपने यहाँ ट्रीट कर दिया इसको किसको, तो कोल्ड केमोनोफोर के साथ, कोल्ड केमोनोफोर के साथ मतलब बेयर्स रीजन के साथ। तो ये कोल्ड केमोनोफोर क्या करता है, ये कोल्ड केमोनोफोर क्या करेगा, ये कोल्ड केमोनोफोर सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन क्या करेगा, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। यहाँ से क्या ऑक्सीजन और H2, ये यहाँ से क्या होगी, तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। यहाँ से क्या होगी, तो ये कोल्ड केमोनोफोर सोल्यूशन क्या करेगा, तो ऑक्सीजन H2 मिल करके यहाँ पर क्या हो जाए, तो इसमें 2 OH की एडिशन हो जाती है सेम साइड से, मतलब सिन हाइड्रोक्सिलेशन होती है, प्लस ऑब्वियसली K2O प्लस MnO2 प्लस दिस वन। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन मतलब बेयर्स रीजन के साथ, देन अल्कीन की ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब अल्कीन में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गई और फॉर्म कर दिया क्या, तो विस्नल डायोल। विस्नल डायोल मतलब दो कार्बन अगल बगल कार्बन पर OH है, विस्नल डायोल मतलब दो अगल बगल कार्बन पर क्या है, OH है। और ये किसके द्वारा होता है, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन द्वारा होता है, मतलब सेमी साइड से 2 OH अटैच हुई है। जबकि आप इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन फॉलोड विद एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस में भी क्या होती थी, तो विस्नल डायोल फॉर्म होती थी, लेकिन वो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन था। जबकि ये क्या है, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ये क्या है आपका, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन है, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन मतलब सेम साइड से 2 H ग्रुप के एडिशन है। तो उसमें और इसमें अंतर हो गई कि जब आप अल्कीन को ट्रीट कराएंगे जब अल्कीन को आप ट्रीट कराएंगे पेरोक्सी एसिड के साथ फॉलोड विद एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो वहां पर क्या होगी, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, मतलब 2 H ग्रुप तो जुड़ेगा अगल बगल कार्बन पर, लेकिन अपोजिट साइड से। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट कराते हैं पेरोक्सी एसिड के साथ फॉलोड विद एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो वहां भी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, लेकिन एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, मतलब 2 H ग्रुप अगल बगल कार्बन पर जुड़ता है अपोजिट साइड से। जबकि हम अल्कीन को अगर ट्रीट कराते हैं बेयर्स रीजन के साथ, बेयर्स रीजन मतलब कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन के साथ, तब क्या होती है, तो यहां भी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, लेकिन 2 H ग्रुप जुड़ता कहां पर है, तो अगल बगल कार्बन पर सेम साइड से। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन, तो कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड बेयर्स रीजन। पहली पॉइंट आप याद रखें कि कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन को हम लोग बेयर्स रीजन भी कहते हैं। कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू ऑक्सीजन रिलीज कैपेबिलिटी इन अल्कलाइन सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली केमोनोफोर जो होता है अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या करता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ऑब्वियसली ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करा, और इसी रिलीज के कारण ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट कराते हैं कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन मतलब बेयर्स रीजन के साथ, देन अल्कीन क्या होती है, तो ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इसको देगा अनफॉर्म विस्नल डायोल बाय सिन हाइड्रोक्सिलेशन मतलब ऑब्वियसली एस अल्कीन को अगर हम ट्रीट कराते हैं कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर के साथ, तो यहां से क्या होगी, तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और ऑक्सीजन H2 मिल करके 2 H ग्रुप सेम साइड से अटैच हो जाएंगी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और भी है, ध्यान रखना है कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन, और आप अल्कीन को ट्रीट कराएंगे कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन के साथ, तो इसकी जो पर्पल कलर होती है, पर्पल मतलब बैगनी जो कलर होती है, वो चेंज कर जाता है किस में, तो ब्राउन में। तो ये जो रिएक्शन है ऑल्सो यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन अल्कीन, मतलब अल्कीन में डबल बॉन्ड कहां पर है, उसकी भी एक टेस्ट है। तो बेसिकली जब हम कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सोल्यूशन के साथ अल्कीन को ट्रीट करते हैं, तो इसकी जो
पर्पल कलर है वो चेंज कर जाता है किस में, तो ब्राउन कलर में। ठीक है, ध्यान रखें इसमें नोट, व्हेन अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर। तो नोट ध्यान रखें, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड विथ, जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो विथ कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन, कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन, देन तो क्या होती है, देन इट्स पर्पल कलर, पर्पल मतलब बैगनी, पर्पल कलर गेट चेंज्ड टू ब्राउन, गेट चेंज टू ब्राउन। सो ये चेंज कर जाता है किस में, तो ब्राउन कलर में। इसलिए ये रिएक्शन यूज होती है, इसलिए रिएक्शन गेट चेंज टू ब्राउन। सो दिस रिएक्शन is, so this reaction is also used, so this reaction is also used to test अल्कीन, मतलब अल्कीन की टेस्टिंग के लिए भी ये रिएक्शन यूज होती है कि अगर आपने अल्कीन लिया है, मान लो कोई हाइड्रोकार्बन आपने लिया है और उसके अंदर आप कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं और अगर उसकी कलर पर्पल से ब्राउन हो जा रही है, इसका मतलब उसमें अनसैचुरेशन है। तो ध्यान रखें, जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन के साथ, देन इट्स पर्पल कलर गेट चेंज टू ब्राउन। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट अल्कीन, मतलब अनसैचुरेशन इन अल्कीन, टू टेस्ट अनसैचुरेशन इन अल्कीन, मतलब अल्कीन में पाई बॉन्ड की मौजूदगी को बतलाता है। तो दूसरी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जब अल्कीन को हम ट्रीट कराते हैं कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन के साथ, 10 इस प्रकार से मस्ट रिमेंबर, 10 रिमेंबर जरूर याद रखें, बाई कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर, बाई कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर, बाई कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन, बाई कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन, sin hydroxylation of alkene take place, sin hydroxylation in alkene take place। दस जरूर याद रखें कि बाई कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन sin hydroxylation in alkene take place, मतलब यदि आपके पास CH3C डबल बॉन्ड CH3 है, ये H है, ये H है, और इसे आप ट्रीट करा दीजिए किसके साथ, तो कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन के साथ, मतलब क्वेमनोफोर OH माइनस कोल्ड, तो क्या हो जाएंगी, तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन। तो यहां पर क्या होंगी, तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन हो जाएंगे, मतलब इसमें 2 OH ग्रुप। तो सिस में अगर सिन एडिशन होती है, तो आपको मैंने बताया था कि सिस में अगर सिन एडिशन होती है तो मेसो कंपाउंड फॉर्म कर देगा, मतलब CH3C यहां पर 2 OH ग्रुप सेम साइड से जुड़ जाएंगे और ये फॉर्म कर देगा मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या है, तो ये मेसो कंपाउंड क्या, तो एक ऐसी कंपाउंड जिसमें कालर कार्बन और प्लेनर सिमेट्री दोनों हो, तो दैट इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पोजिशन। उसी तरह से अगर हमारे पास ट्रांसब्यूटीन हो, अगर ये CH है, डबल बॉन्ड C है, H ये CH3 है, और इसे अगर हम लोग ट्रीट करा दें किसके साथ, तो कोल्ड क्वेमनोफोर सॉल्यूशन के साथ, कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगी, तो ये सिन हाइड्रोक्साइलेशन हो जाएगी। सिन हाइड्रोक्साइलेशन तो आपने पढ़ा है कि यदि ट्रांस में अगर सिन एडिशन होती है तो इनांसोमर्स फॉर्म होता है। इनांसोमर्स मतलब वैसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, मतलब ये किए और इसी का एक दूसरा मिरर इमेज, C ये H ये C ये CH3 ये C ये H ये ऑब्वियसली OH ये CH3, तो ये क्या हुई, तो इनांसोमर्स फॉर्म होगी। ये क्या होगी, तो इनांसोमर्स फॉर्म हो गई। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट कराते हैं कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन के साथ, तो इसकी जो पर्पल कलर है, कोल्ड अल्कलाइन क्वेमनोफोर सॉल्यूशन की जो पर्पल कलर है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट की जो पर्पल कलर है, वो चेंज कर जाती है ब्राउन में ड्यू टू ऑक्सीडेशन।
तो ये रिएक्शन यूज होता है टू टेस्ट अनसैचुरेशन इन अल्कीन। दूसरा, जब हम जब अल्कीन को ट्रीट कराते हैं कोल्ड अल्कालाइन केमोफोर के साथ, तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन होती है। सिन हाइड्रोक्साइलेशन मतलब सेम साइड से दो एच ग्रुप की एडिशन हो जाती है अल्कीन में अलग अलग कार्बन पर। तो इसमें अगर सिस में सिन एडिशन होती है, सिस में अगर सिन एडिशन होती है तो मेसो कंपाउंड देता है, और ट्रांस में अगर सिन एडिशन होती है तो इनांसोमर्स देता है। ये क्या है? इनांसोमर्स। ये क्या है? इनांसोमर्स। इनांसोमर्स क्या होता है? तो ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय हॉट केमोनोफोर सॉल्यूशन। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखें, नोट फॉर सिन हाइड्रोक्साइलेशन, पॉइंट और ध्यान रखें, नोट फॉर सिन हाइड्रोक्साइलेशन, फॉर सिन हाइड्रोक्साइलेशन बी में be also use osmium oxide in sodium bisulfite। ध्यान रखेंगे, सिन हाइड्रोक्साइलेशन के लिए आप इसे भी यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय हॉट केमोनोफोर सॉल्यूशन, हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें, जो हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन होती है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन क्या होता है? हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विथ हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन के साथ, देन तो क्या होती है? देन ऑब्वियसली क्लीवेज मतलब ब्रेकअप कर जाता है। क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन टेक प्लेस एंड फॉर्म करता है, एंड फॉर्म एसिड और कार्बोनाल कंपाउंड बाय इट्स ऑब्वियसली कार्बोनाल कंपाउंड बाय एसिडिफिकेशन। जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, फॉलो विद, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन के साथ, देन क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डॉन्ड टेक प्लेस एंड फॉर्म एसिड और कार्बोनाल कंपाउंड ऑब्वियसली बाय एसिडिफिकेशन फॉलोड विथ। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट कराते हैं किसके साथ? तो हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन की, उसके तो क्या होती है? तो क्लीवेज हो जाती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और फॉर्म करता है एसिड या कार्बोनाल कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? तो ये CH3 है, ये C है, ये H है, ये डबल बॉन्ड है, ये C है, ये CH3 है। अगर इसका हम लोग क्या करें तो हॉट केमोनोफोर के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कलाइन, फॉलोड विद एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब चूंकि यहाँ पर बेस है तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग जनरली डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। तो क्या होगी? तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, और क्लीवेज होकर के क्या दे देगा? तो CH3, ये C, ये H, यहां पर दोनों साइड ऑक्सीजन पेस्ट कर दी, ऑक्सीजन कार्बन डबल, जस्ट लाइक ओजोनलेसिस ये। लेकिन यदि इस कार्बन पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, COH ये दे देता है जी, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से और भी आप ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है ये CH3 है, ये C है, CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, C है,
H है, ये C है, ये H है, ये डबल बॉन्ड C H है, ये H है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग क्या दे दे तो ये फर्स्ट वन हॉट केमोनोफोर ऑब्वियसली इन अल्कलाइन मीडियम फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, मतलब डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, क्योंकि बेस हम यूज करते हैं इसलिए डाइल्यूट एसिड। तो क्या होगी, तो जब हॉट केमोनोफोर जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो डबल बॉन्ड को क्या करेगा तो क्लीवेज कर देगा, तोड़ देगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो डबल बॉन्ड को तोड़ करके दोनों साइड क्या करें तो ऑक्सीजन को पेस्ट कर दीजिए। मतलब ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएंगे, तो ये CH3, ये C, ये CH3, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर इस कारण पर कोई हाइड्रोजन होता तो वो भी ऑक्सीडेशन हो जाता। ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन हो गया, ऑब्वियसली काट करके दोनों साइड ऑक्सीजन पेस्ट, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन है तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी किसमें, तो OH में। इस ऑब्वियसली यहाँ क्या है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑब्वियसली इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ऑक्सीडेशन होगी OH। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये टूट जाएगा, प्लस ये क्या हो गया, तो ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, लेकिन इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, तो ये 2 OH और ये 2 OH, लेकिन एक ही कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या होगा, तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल की रिमूव हो जाएगी। यहाँ से क्या होगी, तो वाटर मोलिक्यूल निकल आएगा, H2O निकल आएगा और ये CO2 दे देगा, दिस वन। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन। तो हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन क्या होती है, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। जब अल्कीन को आप ट्रीट कराएंगे हॉट अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन के साथ, तो क्लीवेज हो जाएगी किसकी, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस एंड फॉर्म एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड बाय एसिडिफिकेशन, ऑब्वियसली बाय एसिडिफिकेशन, मतलब एसिडिफिकेशन फाइनली आपको करनी पड़ेगी, मतलब फाइनली आपको डाइल्यूट एसिड डालना पड़ेगा ताकि सारी की सारी बेसिस न्यूट्रलाइज हो जाए। तो फर्स्ट में आपने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय epoxidation of alkene followed with acid catalyzed hydrolysis, followed with acid catalyzed hydrolysis। तो epoxidation of alkene followed by acid catalyzed hydrolysis द्वारा क्या हुआ, तो अल्कीन की एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, मतलब दो अगल बगल कारण पर 2 OH ग्रुप अपोजिट साइड से जाकर जुड़ गया। दूसरा आपने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाई बेयर्स एजेंट, मतलब बेयर्स एजेंट मतलब कोल्ड अल्कलाइन केमोफोर सॉल्यूशन। तो जब अल्कीन को आपने ट्रीट किया कोल्ड अल्कलाइन केमोफोर सॉल्यूशन के साथ, मतलब बेयर्स एजेंट के साथ, तो क्या हो गई, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और तीसरा आपने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय हॉट केमोफोर सॉल्यूशन। तो जब अल्कीन को आप ट्रीट करते हैं हॉट केमोफोर सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होती है, तो क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड, दिस वन। नाउ एलाइलिक ब्रोमिनेस या बेंजालिक ब्रोमिनेस, एलाइलिक और बेंजालिक ब्रोमिनेस, एलाइलिक और बेंजालिक ब्रोमिनेस। जैसे अगर आप हमारे पास ये अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये CH3, ये अल्कीन है। अल्कीन का नेक्स्ट कार्बन, अगला कार्बन, इट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, ये कहलाता है एलाइलिक कार्बन, ठीक है। उस तरह से अगर हम लोग बेंजीन ले लें C6H5, ये बेंजीन रिंग, और इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है इट इज कॉल्ड बेंजालिक कार्बन। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बेंजालिक कार्बन, बेंजालिक कार्बन। इट इज एलाइलिक कार्बन, इट इज ए बेंजालिक कार्बन। और इसके ऊपर अगर हम लोग ब्रोमीन देते हैं और लाइट, और इसके ऊपर हम ब्रोमीन देते हैं और लाइट, इसके ऊपर अगर हम ब्रोमीन और लाइट देते हैं तो क्या होगी, इसके ऊपर अगर हम ब्रोमीन देते और लाइट देते तो क्या होगी, तो ये फॉर्म करता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये Br, ये CH3, और ये आपको दे देगा C6H5 CH, ये Br, ये CH2, ये CH3 प्लस ऑब्वियसली HBr। इट इज कॉल्ड एलाइलिक और बेंजालिक ब्रोमिनेशन, इट इज कॉल्ड एलाइलिक और बेंजालिक ब्रोमिनेशन।
कि ऐसा क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म देखिए। इट इज द बेंजालिक कार्बन। तो ये कैसे होता, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो ऑब्वियसली लाइट के प्रेजेंस में एच न्यू मीन्स लाइट। लाइट इज बेसिकली स्ट्रीम ऑफ फोटोन, दैट इज एच न्यू। लाइट इज बेसिकली स्ट्रीम ऑफ फोटोन, दैट इज एच न्यू। तो बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में क्या होती है, तो स्टेप फर्स्ट में लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन की होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाती है। जब लाइट देंगे तो इसकी क्या हो जाएंगी, होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाएंगे और ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म कर देगा। ये ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म कर देगा। एंड सेकेंड स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या होती है, ये आपका CH2, अब देखिए ये CH है, ये CH है, यहाँ पर देते हाइड्रोजन है एक, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये C है, ये H है, ये H है, ये CH3 है। अब जो ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म हुई, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्टेट पूरी नहीं है, तो ये क्या करेगा, तो अल्कीन से जाकर कोलैड करेगा और उस बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसको तोड़ने में उसके सबसे कम एनर्जी। जरा ध्यान दीजिए, ये जो ब्रोमीन रेडिकल होता है, अगर इस कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ेगा तो ये प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, है ना। ये ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, बस इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ेगा ताकि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के स्पेसिस अलग हो। तो अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है ये ब्रोमीन रेडिकल, तो प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगी। यदि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, मतलब इस तरह से बॉन्ड को तोड़े, ध्यान दीजिए, जो और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है उसको इस तरह से तोड़ेगा ताकि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो ये रेडिकल फॉर्म हुई, दैट इज प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। यदि ब्रोमीन रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगी, सॉरी ये सेकेंडरी नहीं, ये एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, ये एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगी। जबकि ये एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, ये जो कार्बन रेडिकल फॉर्म हुई, एक कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड है। तो ध्यान दें, ये ब्रोमीन रेडिकल अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो ये प्राइमरी कार्बन रेडिकल हुई, अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो एलाइलिक कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, जबकि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो सिंपल सेकेंडरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, जबकि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी। तो ऑब्वियसली ये ब्रोमीन रेडिकल उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है जिसको तोड़ने में इसको सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो तोड़ने में सबसे कम एनर्जी कहां पर लगेगी, तो वहां पर तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, दैट इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये फॉर्म होता है कि ये क्यों फॉर्म हो गया जी, यहां क्यों नहीं तोड़ा, यहां क्यों नहीं तोड़ा, यहां क्यों नहीं तोड़ा, यहां क्यों नहीं तोड़ा, यहां क्यों तोड़ दिया, इस कार्बन बॉन्ड को तोड़ते क्यों तोड़ दिया, क्योंकि एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हुई है, एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हुई है, एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हुई है, फ्री रेडिकल फॉर्म हुई है जो कि स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस। ये स्टेबलाइज्ड है किसके द्वारा, तो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसलिए ये फॉर्म हुई है, इसलिए फॉर्म हुई है। ये अगर आप मान लेते हैं कि बेंजीन ले लें, अगर ये आप ले लिए दिस वन, ये C6H5 है, ये C6H5 है, ऑब्वियसली ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है, अगर आपके पास ये CH3 है और इसके ऊपर अगर आप ब्रोमीन रेडिकल को अटैक कराएंगे तो ये ब्रोमीन रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या करेगा, तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो सेकेंडरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो बेंजालिक कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी। तो अब ध्यान दीजिए, बेंजालिक कार्बन रेडिकल जो होती है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होती है, इसलिए ना तो यहां तोड़ेगा ना यहां तोड़ेगा, इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है क्योंकि ये बेंजालिक कार्बन रेडिकल फॉर्म होता, और बेंजालिक कार्बन रेडिकल क्या होती है, तो स्टेबलाइज होती है बाय रेजोनेंस। ये क्या है, तो बेंजालिक कार्बन रेडिकल है, ये बेंजालिक कार्बन रेडिकल फॉर्म हो रही है जो स्टेबलाइज्ड है किसके द्वारा, तो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ध्यान दें, ऑब्वियसली यहां प्लस HBr हो जाएंगे, प्लस HBr। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप में जब आप वैसे अल्कीन जिसमें अल्फा कार्बन है, वैसे बेंजीन जिसमें अल्फा कार्बन, उसको अगर आप ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन करा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन कहां पर हो रही थी, एलाइलिक कार्बन पर बेंजालिक कार्बन पर। ऐसा क्यों हो रहा,
क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन की होमोलैटिक फिजन होगी और ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म होगा। अब ये ब्रोमीन रेडिकल इस अल्कीन से या ये एल्काइल बेंजीन से जाकर कोलैड करेगा और उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, जिसको तोड़ने में उसे सबसे कम एनर्जी लगेगी। अब इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो ये लाइलिक कार्बन रेडिकल फॉर्म हुई है। ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि कैसे, ठीक है। आपने पढ़ा किसी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो और वो डायरेक्टली अटैच हो थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम होता है। और कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस के कारण ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ऑब्वियसली इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को इसलिए तोड़ा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल को फॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली उस तरह से यहाँ पर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को बहुत कम मात्रा में नहीं के बराबर यहाँ सबसे ज्यादा इसलिए तोड़ रहा क्योंकि ये बेंजालिक कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हुई है जो मोस्ट स्टेबल है। फिर क्या होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या होंगी, ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या होंगी, इसके ऊपर क्या होंगी, तो ये फिर ब्रोमीन रेडिकल अटैक कर देगा, है ना। ये तो ऑब्वियसली मेन स्टेप तो यही होती है, स्लो स्टेप होती है। फिर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी CH, ऑब्वियसली यहाँ Br, ये CH2, ये CH3। तो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड बेंजालिक ब्रोमिनेशन, या उस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर क्या होगी, तो ये ब्रोमीन रेडिकल अटैक करेगा और ये आपको दे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये Br, ऑब्वियसली ये CH3। ये तो फास्ट स्टेप होती है, ये क्या हो जाती है, तो ये फास्ट हो जाता है, ये फास्ट स्टेप होती है। इट इज कॉल्ड व्हाट, तो एलालिक और बेंजालिक ब्रोमिनेशन। तो एलालिक और बेंजालिक ब्रोमिनेशन के लिए आप क्या करें, मतलब ये अल्कीन के जस्ट अगला कार्बन इज कॉल्ड एलालिक कार्बन, अल्कीन का जस्ट अगला कार्बन कॉल्ड एलालिक कार्बन, बेंजीन का जस्ट अगला कार्बन, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन उसे कहते हैं बेंजालिक कार्बन। तो ध्यान दीजिए, अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो कहलाता है एलालिक कार्बन, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो कहलाता है बेंजालिक कार्बन। और बेसिक अगर आप वैसे अल्कीन जिसमें एलालिक कार्बन है, वैसे बेंजीन जिसमें बेंजालिक कार्बन, उसको आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ब्रोमिनेशन यहाँ पर होती है। और बेसिक ये रिएक्शन तभी कंट्रोल हो पाएंगी जब आप ये एक्सेस में लीजिए और ये कम मात्रा में लीजिए, ये एक्सेस में लीजिए, ये कम मात्रा में। अगर आप ब्रोमीन एक्सेस में ले लीजिएगा तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होने लगेगी, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन आया यहाँ पर, फिर दूसरे हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन आ जाएगा। तो यदि आप ब्रोमीन एक्सेस में ले लेंगे तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होने लगेगी, कहाँ पर, तो एलालिक कार्बन और बेंजालिक कार्बन पर। तो इसलिए इस रिएक्शन को यहीं तक, मतलब मोनोब्रोमिनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ऑब्वियसली अल्कीन या एल्काइल बेंजीन को एक्सेस में रखना होगा। अगर आप ब्रोमीन को एक्सेस में कर देंगे तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होने लगेगी। तो ऑब्वियसली सिंपली याद रखें, एलालिक और बेंजालिक कार्बन पर मोनोब्रोमिनेशन करने के लिए हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यूज करते हैं। नोट ध्यान दें, तो यहां पर ऑब्वियसली नोट फॉर मोनोब्रोमिनेशन एट एलालिक और बेंजालिक कार्बन, फॉर मोनोब्रोमिनेशन एट एलालिक और बेंजालिक कार्बन, Br2, या कि we take अल्कीन और एल्काइल बेंजीन इन एक्सेस। मतलब अगर आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH, ये CH2 है, CH3 है, और इसके ऊपर इसको अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इसको आप एक्सेस में लीजिए ऑब्वियसली, तो ये क्या दे देगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH2 Br प्लस HBr। ऑब्वियसली अगर आप के पास C6H5, ये CH3 है और ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसको आप एक्सेस में लेते हैं और ये लाइट के प्रेजेंस में, ऑब्वियसली लाइट मतलब H, लाइट देना जरूरी है। तो ऑब्वियसली ये क्या दे देगा, तो C6H5 CH2 Br प्लस HBr। ध्यान रखें, नोट इफ ब्रोमीन इज टेकन इन एक्सेस, तब क्या हो जाएगी, देन मल्टीपल ब्रोमिनेशन टेक प्लेस। देन क्या होगी,
multiple bromination take place, तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होने लगेगी। तो यदि आप ब्रोमीन को एक्सेस में ले लेंगे तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होने लगेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप ये CH2 हो, ये डबल बॉन्ड CH है, ये CH3 है, और यहाँ पर अगर ब्रोमीन है, अगर आपने इसको एक्सेस में ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगी, तो ये बार बार हाइड्रोजन एक्चुअली एक्सेस में लेती है, हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन, हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन, हाइड्रोजन को, मतलब ये आपको दे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CBr3 प्लस HBr, मतलब मल्टीपल ब्रोमिनेशन। उसी तरह से अगर आपके पास C6H5CH3 है और अगर आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया इन एक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या हो जाएंगी, तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होगी। मतलब हाइड्रोजन को हटा करके ऑब्वियसली C6H5 CBr3 दे देगा प्लस HBr। तो ध्यान रखें फॉर मोनोब्रोमिनेशन, मतलब एक ही हाइड्रोजन को ब्रोमीन को हटाने के लिए आपको अल्केन को क्या करना होगा, तो एक्सेस में रखना होगा। तो ऑब्वियसली इसलिए इस मेथड से फॉर मोनोब्रोमिनेशन ये Br2SNO इज नॉट गुड रिएजेंट। तो ध्यान रखेंगे नोट फॉर मोनोब्रोमिनेशन के लिए, फॉर मोनोब्रोमिनेशन एट एलाइलिक और बेंजालिक कार्बन बी, फॉर एलाइलिक और बेंजालिक कार्बन मोस्ट सुटेबल reagent is N-bromosaccinamide, short में NBS। obviously that is the, ये आपका है N-bromosaccinamide, दिस वन, ये N-bromo, ये नाइट्रोजन या ब्रोमीन है, ये सक्सिनामाइड NBS। खैर कि ऐसा है कि जिसे यहां पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन करानी है तो आपको अल्कीन को या एल्काइल बेंजीन को एक्सेस में रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली रिएक्शन को कंट्रोल करना होगा मोनोब्रोमिनेशन कराने के लिए। मतलब यहां पर एक ही हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन आया, यहां पर एक ही हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन आया, तो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। यदि आप ब्रोमीन एक्सेस में कर देंगे तो ऑब्वियसली मल्टीपल ब्रोमिनेशन होने लगेगी एलाइलिक कार्बन और बेंजालिक कार्बन पर। तो इसलिए करा फॉर मोनोब्रोमिनेशन एट एलाइलिक और बेंजालिक कार्बन जो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट इज N-bromosaccinamide which constantly supply ब्रोमीन रेडिकल। एक ही ब्रोमीन रेडिकल रिलीज ही करेगा ये, ऑब्वियसली विच कॉन्स्टेंटली सप्लाई, जो कि कॉन्स्टेंटली सप्लाई करता है क्या, सप्लाई ब्रोमीन रेडिकल एट बेंजालिक एंड एलाइलिक कार्बन, एट बेंजालिक एंड एलाइलिक कार्बन। तो करा कि फॉर एलाइलिक और बेंजालिक ब्रोमिनेशन मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, फॉर एलाइलिक और बेंजालिक ब्रोमिनेशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट होती है N-bromosaccinamide, शॉर्ट में कहते हैं NBS। ऐसे अगर आप ब्रोमीन HNO भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सेस में रखेंगे तब मोनोब्रोमिनेशन होगी। तो इसको रिएक्शन कंट्रोल करना डिफिकल्ट, इसलिए हम लोग एक रिएजेंट यूज करते हैं NBS, N-bromosaccinamide, जो एलाइलिक और बेंजालिक ब्रोमिनेशन के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि हम लोग ले लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH3 है और इसके ऊपर NBS N-bromosaccinamide डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, तो ये एलाइलिक कार्बन पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2Br दे देगा। यदि हमारे पास C6H5, ये CH2 CH3 है, इसके ऊपर अगर NBS मतलब N-bromosaccinamide डाल देंगे तो ये क्या होगा, तो बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है कहलाता बेंजालिक कार्बन, यहीं पर ब्रोमिनेशन करेगा C6H5, मोनोब्रोमिनेशन करेगा Br, ये CH3। उस तरह से अगर हम लोग ले लें दिस वन, ये ले लेते हैं ओबियसली ये, और इसके ऊपर अगर हम NBS डाल देते हैं N-bromosaccinamide, तो ओबियसली अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, तो N-ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो ध्यान रखेगी इसको, दिस वन ये Br। उस तरह से अगर हम लोग हमारे पास ये है दिस वन, ये है
ये है, और इसे हम लोग ट्रीट कराएं किसके साथ, NBS के साथ। तो क्या होगी, तो अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। तो ऑब्वियसली आप यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, ऑब्वियसली एक ही जगह पर आप ब्रोमिनेशन करा सकते हैं क्योंकि ये कंट्रोल रिएक्शन होती है, तो ऑब्वियसली एक ब्रूयर यहाँ पर अटैच रहेगी। तो इट इज अबाउट, तो ये मोनोब्रोमिनेशन एट एलाइलिक और बेंजालिक कार्बन। तो ध्यान रखेंगे फॉर मोनोब्रोमिनेशन एट एलाइलिक और बेंजालिक कार्बन हम लोग जो रिजेंट यूज करते हैं वो कौन सी है, NBS, मतलब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ऐसे आप यहाँ पर Br2H लिखेंगे तब भी ये रिएक्शन होगी, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, 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 तभी यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, यहीं पर ब्रोमीन आएगा। लेकिन ऐसे केस में आपको अल्कीन को एक्सेस में रखना होगा, या अल्काइल बेंजीन को एक्सेस में रखना होगा। तो ऑब्वियसली उतना ना करके सिंपल NBS डाल देंगे तो एक्सेस का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अल्काइन। ठीक है, ओके, बाय।